जहाँ से हमने पिछला पार्ट को खत्म किया था, अब हम वहीं से शुरू कर देंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो एलेन थी वो कर्नक से कह रही थी कि तुम मुझे मार डालो क्योंकि मेरा जो आर्म है वो तो अब पहले ही खत्म हो चुका है और मैं अब स्वॉर्डमैन से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा जीना ही बेकार है। तो अब हम इस पार्ट को शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में बता दिया जाता है। यहाँ पर कर्नक जो होता है वो एलेन से कहता है कि मैं तुम्हारा आर्म को ठीक कर सकता हूँ, और एलेन को अब कर्नक की सारी जो सच्चाई थी वो पता चल गई थी। और जो एलेन होती है वो कहती है क्या तुम नाइक्रोमैंसर से मेरा जो आर्म है क्या तुम वो वापस ला सकती हो, क्या तुम ला सकते हो? कर्नक कहता है मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नाइक्रोमैंसी को एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हें मेरी सर्वेंट बनना होगा। एलेन कहती है अगर मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊं तो क्या मेरा जो आर्म है क्या वो सचमुच ठीक हो सकता है? कर्नक कहता है एक बार जब मैं दिन पर सीन लगाऊंगा तो तुम्हारी जो आत्मा है मैं उसे देख पाऊंगा, मेरा मतलब है कि सून को देख पाऊंगा, और मैं उन इंफॉर्मेशन के साथ तुम्हारी बॉडी को फिर से रिस्टोर करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को फ्रेंडली तरह से वो हो जाएंगे, तुम्हें उस पर एक जो सील है वो लगा दूंगा, और अगर तुमने धोखा मेरे को अगर तुम देती हो कभी भी या फिर फ्यूचर में तो तुम्हारा जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम वहीं पर खत्म हो जाओगी। एलेन कहती है तो फिर मुझे अपने तुम सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करो। कर्नक जो होता है वो उससे कहता है कि डार्क लॉर्ड कर्नक डिजास्टर तुमसे फिर से पूछ रहा है एलेन क्या तुम उनकी सर्वेंट को बनना चाहती हो? और जो एलेन होती है वो हाँ कह देती है। कर्नक कहता है अपना दिमाग खोलो और तुम इसे एक्सेप्ट करो, और अगर ऐसा होता है और जो कुछ तुमने खोया है वो सब कुछ तुम पालोगी। और हम देखते हैं कुछ देर में जो एलेन थी उसको अपना आर्म जो था वो मिल चुका था, और हम देखते हैं कि बीरेस कर्नक और एलेन अब फिर से बिशप्स की पर हमला करने के लिए फिर से प्लान बना रहे थे। कर्नक कहता है हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, सबसे पहले हम तैयार होते हैं और हम उस पर हमला कर देते हैं, और दूसरा कि उन लोगों को छोड़कर भी भाग सकते हैं। बीरस कहता है हमें थोड़ा वॉयलेंस जो है वो हमें यूज करने की जरूरत होगी। एलन कहती है भले ही एक अच्छा चॉइस हो लेकिन हम अपने दोस्तों को ऐसा ही नहीं छोड़ सकते हैं, और वो काफी ज्यादा खतरे में है तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर वो लोग खतरे में हैं तो हम उन्हें बचाते हैं तो ये कोई अधर्म जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। लेकिन बीरस कहता है ओ अच्छा तुम्हारा मतलब है कि अगर किसी की मदद करते हो तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। तो बीरस और जो कर्नक होते हैं वो तो इसे कुछ और ही समझ लेते हैं। कर्नक कहता है कि ठीक है मुझे लगता है कि मेरे पास अब नाइक्रोमैंसी के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। बीरस कहता है कि तुमने सही कहा एलेन, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे लोग आपस में लड़ रहे थे और जो ऑफिसर थे ना वो आम लोगों को बंदी बना कर ले जा रहे थे। तभी उनके लीडर के पास एक शख्स आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही खड़े होकर ये सब क्या कर रहे हो? उन लोगों का लीडर कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? और हम देखते हैं कि उस शख्स पर नाइक्रोमैंसी का यूज किया गया था और वो अपने लीडर पर वार कर देता है, लेकिन उसका जो लीडर था वो उसी पर एक स्ट्राइक मारता है और हम देखते हैं कि वो शख्स पूरी तरह से डीमन में तब्दील हो चुका था। मेरा मतलब था तो ह्यूमन, लेकिन नाइक्रोमैंसी ने इसे एक डीमन में बदल दिया था। और हम देखते हैं सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं जिससे उसे खत्म कर देते हैं, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि कर्नक का ही था जो कि टॉप पर खड़े होकर ये सब कुछ कर रहा था। वो धीरे धीरे सभी को आपस में लड़वा देता है, इससे सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और कर्नक कहता है कि अब एक माय आर्मी, और हम देखते हैं कि सारे वो मरे हुए लोग उठ जाते हैं और अब वो एक पूरी तरह से 100% बन चुके थे, और वो काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में वो सारे लोग थे और उसकी आर्मी। और जो कर्नक था ना वो उन सबको ऑर्डर देता है कि चलो तो फिर हमें बहुत ही बड़ी जंग को अंजाम देना है। हम देखते हैं वो सारे 100% बिशप की हवेली में हमला कर देते हैं, जहाँ पर जो बिशप्स के 100% थे उन लोगों से उनकी जो फाइट थी वो होने लगती है। एलन कहती है कर्नक से क्या वो सब इल्यूजन है? कर्नक कहता है कि मैंने भी यही सोचा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इल्यूजन था। जिससे जो एलन होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हमने काफी ज्यादा अच्छा किया है तो हमें काफी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत है। और हम हवेली के अंदर देखते हैं बिशप जो था ना वे तो अपने सर्कल पर खड़ा होता है, लेकिन पीछे से उसे का आवाज सुनाई देती है जो कि कर्नक की थी, और कर्नक जो होता है वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादा देर तक ये सब कुछ शुरू नहीं कर पाओगे। एलेन जो होती है वो रेड और उस पुजारी को देखती है और कहती है कि उसने तो ना एक बेदी पर लिटाया हुआ है, वो शायद उसका उन लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो देने वाला है। और जो बिशप जो होता है ना उसे तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता
है कि तुम्हें यहाँ पर आकर जो पछतावा है ना वो होने वाला है, और वो अपने कुछ जो अनडेड आर्मी थी ना उसकी वो वहाँ पर बुला देता है। लेकिन जो बीरस और एलन होते हैं ना वो इन लोगों पर ही हमला कर देते हैं। बीरस और एलन तो उन सभी को निपटा ही रहे थे, इसी के साथ साथ जो कर्नक था ना वो अपनी सोल को वहाँ पर समन करता है, जो कि अंडरवर्ल्ड की सोल थी, और वो काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में वहां पर आ चुकी थी, और इन सभी 100% को खत्म कर देती है, और ये काफी ज्यादा जल्दी ही और ये बैटल खत्म हो जाती है। लेकिन जो बिशप था वो हार नहीं मानता, और वो उसी डीमन को ना वहां पर समन कर देता है। कर्नक कहता है अब उसकी नाइक्रोमेंसर की जो पावर है ना वो लिमिट तक ही पहुंच गई है। कर्नक उस पर अपनी नाइक्रोमेंसी पावर से वार करता है उस डीमन पर, लेकिन एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे उसकी सारी पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो डीमन होता है ना वो अपनी बिशप से पूछता है कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो, और बिशप कहता है कि तुम उस विलेन को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ और इन दोनों को ना खत्म कर दो। कर्नक जो होता है वो एलन और बीरस से कहता है कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए अभी तुम्हें फाइट करनी होगी। और कर्नक और बीरस जो थे ना उस डीमन पर हमला कर देती है, लेकिन जो डीमन था ना वो भी अपनी जो स्वॉर्ड थी वो निकाल लेता है, और उन दोनों को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। कर्नक जो होता है ना उस डीमन काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्सप्लोर करता है, जो कि 3 से 4 की बड़ी अमाउंट में थे, लेकिन डीमन अपने एक ही हाथ से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एलन जो होती है वो कहती है कि ये डीमन का ऑरा काफी ज्यादा बड़ा है, और ये ना एक पर्पल नाइट के आसपास के लेवल पर होगा। बीरस कहता है काश मैंने अपनी बैटल में अपनी ऑरे को अवेकन किया होता, तो इस तरह से जो स्ट्रगल है वो मैं नहीं कर रहा होता। कर्नक कहता है कि तो चलो हमें प्लान बी के हिसाब से चलने की जरूरत है, और तभी जो कर्नक होता है ना बीरस के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि माय किंग। और उसी वक्त एलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एलन जो होती है वो कहती है उसने सिर्फ ना माय किंग कहा है कि अब कुछ करना चाहता है, और हम देखते हैं कि एलन की बॉडी में बीरस की जो सोल थी ना वो आ चुकी थी, और एलन की बॉडी से सोल निकल कर बीरस की बॉडी में हो चुकी थी, मतलब कि दोनों की जो सोल है ना वो आपस में एक्सचेंज हो गई थी। और अब बीरस जो है ना वो एलन की बॉडी में तो आ ही चुका था, तो हमें से तब तक ये जब तक रहेगा ना एलन की बॉडी में तब तक हमें से बीरस ही कहेंगे। बीरस कहते हैं मुझे किसी की बॉडी में चले हुए ना काफी ज्यादा टाइम जो है ना वो हो चुका है, और मुझे किसी की भी बॉडी का किसी भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज करना आता है, खासकर उसकी अवेलेबिलिटी को भी। और बीरस जो होता है ना वो उस पर हमला कर देता है काफी ज्यादा बड़ी स्ट्राइक से, जो कि उस पर वर्क भी करता है। और बीरस ना अब कहता है कि मुझे बैटल और अवेकन करने की अब जरूरत ही नहीं है। डीमन को भी ना इससे देख कर डर का एहसास जो था ना वो हो रहा था, और बीरस अब काफी ज्यादा स्लैशेस उस पर वार करता है। और हम देखते हैं जो डीमन था ना, डीमन तो सोच रहा था कि ये सब कर्नक की वजह से हुआ है, और कर्नक ही इन सब का लीडर है, और वो कर्नक परिवार करता है। लेकिन कर्नक ने वहां पर इल्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट कर दी थी, और कर्नक ने हमने काफी ज्यादा क्लोन्स जो थे ना वो बना दिए थे, जो कि एक इल्यूजन का था। और इतने में उसने अपने जो डीमन था ना उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, और इतने में ही जो बीरस था ना वो सब पीछे से काफी ज्यादा स्लैशेस मारता है, और जो डीमन था ना वो वापस जाने लगता है और कहता है मैं वापस आऊंगा और मैं इस बैटल को ना खत्म करूंगा। लेकिन जो कर्नक होता है वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, और वो काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में अपनी नाइक्रोमेंसी पावर का उस डीमन को जकड़ लेता है, और वहीं पर उसे एक एक्सप्लोर की मदद से वहीं पर फोड़ देता है, जिससे डीमन का जो काम था ना वो वहीं पर तमाम हो चुका था। और एलन को अब एलन की बॉडी मिल चुकी थी, और बीरस को अपनी बीरस की बॉडी, मतलब कि अभी जो एक्सचेंज हुई थी ना वो ठीक है ना वो हो गई थी। कर्नक जो होता है वो कहता है कि ठीक है अब बस तुम बचते हो बीसव, और जो बीसव जो होता है ना वो कहता है कि ठीक है अब मैं सरेंडर जो है वो मैं कर देता हूँ, तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, तो बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कर्नक जो होता है वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी सोल से ही पूछताछ कर लूंगा कि मुझे क्या चाहिए, और इससे जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। और हम देखते हैं नाइट्रिएशन का यूज करता है और डिविनिटी पावर का, और हमें बिशप की चीखें ही सुनाई देती है, क्योंकि बिशप की जो डेथ थी ना वो यहीं पर हो जाती है। और कर्नक जो होता है वो कहता है कि तो फिर ठीक है अब बिजनेस करने का जो टाइम है वो आ चुका है, और वो उसकी जो डार्क पावर थी ना उसको लेता है, और दोनों खुश हो जाती है और वो वहां से घर लौट रहे थे। लेकिन जो एलन होती है ना वो कहती है कि तुम दोनों इन लोगों को भूल ही गए, मतलब की पुजारी और रेड को वो तो बेहोश ही पड़े होते हैं,
जब उनको होश जो है ना वो आता है तो पुजारी तो एकदम शॉक हो चुका था कि तुमने उसे ना ऐसे कैसे हरा दिया। लेकिन जो कर्नक होता है ना वो कहता है कि कुछ टाइम बाद जो हम यहाँ पर आए तो ना वो ना घायल हो गया था और अचानक से एक अनडेड आर्मी ने ना उस पर हमला कर दिया था। मुझे तो लगता है कि ये कहना किसी थर्ड नाइक्रोमैंसर ने उस पर किया है जो कि उसका दुश्मन वगैरह रहा होगा, इसलिए और हम लकी थे ना। और इसे हराने में एलन ने भी तो मेरी मदद की है। और एलन भी जो होती है वो हाँ कह देती है, जिससे पुजारी को ना पूरी तरह से बिलीव जो है वो हो गया था। और कर्नक कहता है कि ठीक है वो अपना काम शुरू कर दे। जो पुजारी होता है ना वो उसकी सारी पावर को ना एक शीशे में था ना जो वो से अब्जॉर्ब जो था ना वो कर लेता है। और अब जो इन सब लोगों का जो मेल मिलाप जो था ना वो हो चुका था। लेकिन जो एलन होती है वो पुजारी से कहती है कि मैं ना अब जो कर्नक है उसी के साथ जो है वो मैं जाने वाली हूँ। उसे सुनकर जो पुजारी था वो काफी ज्यादा शौक जो था वो हो जाता है। एलन कहती है पिछली रात की दुर्घटनाओं के बाद मेरे कुछ एहसास है ना वो हुआ है कि कर्नक की वो शख्स है जो ना मेरे लायक है और मैं उसी की नाइट जो है ना वो मैं बन कर रहूंगी। और पुजारी और कर्नक आपस में हैंडशेक करते हैं। पुजारी कहता है कि ठीक है तुमने हमारी बैटल में काफी ज्यादा मदद की है इसलिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। और कर्नक जो होता है वो कहता है कि हम वापस जरूर मिलेंगे। और हम डिजास्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग सारे लोग थे ना वो घर वापस आ चुके थे और बटलर और सारे मेट्स जो थे वो कर्नक का वेलकम करने के लिए खड़े थे। और बटलर जो था ना वो जैसे एलन को देखता है सारी मेट और बटलर ना वो तो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके थे कि आखिरकार ये पर्सन जो है ना वो कौन है। और कर्नक उसे इंट्रोड्यूस कराता है। और जब बटलर को पता चलता है कि वो कर्नक की एक नाइट जो है वो बन चुकी है तो बटलर जो होता है वो कहता है कि ऐसे ही आप किसी को जो नाइट जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। लेकिन इसे सुनकर जो एलन थी ना वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और अपने स्वॉर्ड पर जो औरत था ना वो चलाने लगती है। और वो अपनी एक जमीन पर एक स्ट्राइक करती है जिसमें से एक जमीन तो थी ना उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो आसपास जो पेड़ थे ना इनके भी दो टुकड़े जो थे वो हो जाते हैं। और हम कुछ हफ्तों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन और गैम्बलेन की जो फाइट थी ना वो चल रही थी। मेरा मतलब है कि ट्रेनिंग जो है वो चल रही थी और गैम्बलेन जो था ना उस फाइट में हार जाता है। और गैम्बलेन कह रहा है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और आज के लिए हम इसे इतना ही खत्म करते हैं। लेकिन पीछे से वीरस आता है और एलन से कहता है कि तुम यहाँ नाइटों की प्रैक्टिस जो है वो करा रही हो, इससे तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। तो क्या हम अपनी जो ट्रेनिंग है क्या उसे हम शुरू करें। और हम देखते हैं कि जो वीरस और एलन की जो फाइट थी ना वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो वीरस था वो अब एलन पर भारी पड़ रहा था, वो लगातार उस पर हमले किए जा रहा था और एलन इससे थोड़ी पीछे भी धकेली जाती है। और एलन जो होती है वो वीरस से कहती है सर वीरस क्या तुम पहले की तरह मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकते हो। अगर मैं कुछ और एक्सपीरियंस करूं तो मुझे एहसास है ना उसका हो जाएगा कि किस तरह से और एक परफेक्ट यूज जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो वीरस था ना वो कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इसे ना ही करो। अगर इसे 3 बार से ज्यादा किया जाता है तो तुम्हारी जो सोल है ना वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। और सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा वो उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। और तुम बिना किसी चीज के भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें काफी ज्यादा टैलेंट भी भरा हुआ है। और हम कर्नक को देखती है जो कि बैठा हुआ था अपने मन ही मन में सोचे जा रहा था कि मेरी पावर को दूसरी स्टेज में ले जाने पर मेरे को आखिरकार जो किया है ना वो मिल सकता है। शायद मुझे इसके बारे में ना कोई सुराग जो है वो मुझे ढूंढ लेना चाहिए और किसी तरह से मुझे इसे यहाँ पर फैलाने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का ना यूज भी कर रहा था जिसमें वो अपनी डार्क पावर को ना एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था और कहता है मुझे इस पावर को बनाने की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लेजमर होने वाली है। और हम देखते हैं कि उसने आई ऑफ डार्कनेस को कम्प्लीटली कर लिया था जैसा कि इसका नाम है। ये ठीक उसी तरह है हमारा सीन जो था ना वो शिफ्ट हो जाता है डिजास्ट के जंगल में ना थोड़े आउटसाइड डेबिटर की जगह में जहाँ पर वो तीनों बैठी हुई थी। और जो वीरस था ना वो कर्नक से कहता है कि क्या आप जब अपना डेथ किंग थे तब आपने डार्कनेस से मेरी ना काफी ज्यादा जो मदद है ना वो की थी जिससे मैं अपनी जो बैटल हो रहा है वो भी मैं अवेकन कर सकता था। और एलन जो थी ना वो इन दोनों की बात है ना वो सुन रही थी। उसे घंटा जो कुछ है ना वो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसे फिर ना बिलीव हो जाता है कि मैंने ये सब ना कहानी में सुना है लेकिन ये रियल लाइफ में भी होती है। और एलन जो होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि डार्क आइस को उठाने की तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन हम अभी यहाँ पर क्यों हैं। और जो कर्नक था ना वो कहता है कि
अगर हम मेरा मतलब है कि जहाँ पर उसका जो हवेली है ना, अगर वो वहाँ पर करता है और वो पकड़ा जाता है तो नाइक्रोमेंसी का यूज करना कितना बड़ा पाप है। ये सब तो तुम्हें पिछला पार्ट देख कर समझ में आ ही गया होगा। एलेन जो होती है वो कहती है कि अब तो ये डार्क आइस का आप क्या करने के लिए जा रहे हो। कर्नक कहता है ये देखने के लिए मैं इसे टाइम स्पेस में भेजने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर डार्कनेस के दरवाजे का क्या कोई बंद करने का तरीका है, और वो उसे भेज देता है और वो आसमान में कहीं गायब हो जाती है और कर्नक अपनी आंखें बंद कर लेता है। और कर्नक, मेरा मतलब है कि अब जो वो डार्कनेस आइज है ना, अब वो जो कुछ देखेगी वो कर्नक को दिखाई देगा। और कर्नक भाई इसलिए उसने ना अपनी आंखें जो है ना वो क्लोज कर ली थी। और कर्नक कहता है कि ठीक है ये वर्क कर रहा है, और उसने उसे ढूंढ भी लिया था जहाँ पर उसे एक ट्री जो था ना वो देख चुका था, और ट्री में से एक जो फल था ना वो जैसे ही नीचे गिरता है, कर्नक कहता है वो उस तरह से डार्कनेस को ना फैला रहा है, हमें इसी तरह से इसे रोकने की जरूरत है। और कर्नक उसके कोर को भी ढूंढ लेता है जो कि उसके बीचों बीच था, लेकिन जो पेड़ था ना इसी को डेथ किंग कहा जाता है। हाँ, पिछली लाइफ में जैसे कि कर्नक डेथ किंग था, वैसे ही यहाँ पर ये जो पेड़ है वो डेथ किंग है, इसलिए हम इसे इस पेड़ को डेथ किंग ही कहेंगे। डेथ किंग कहता है सुनो इमोर्टल, तुम वापस आ जाओ। क्या तुम उन लोगों के लिए परेशान हो रहे हो जिनका गायब होना पहले से ही तय हो चुका है? कर्नक डेथ किंग से कहता है आखिरकार तुम हो कौन? डेथ किंग कहता है मैं हूँ डेथ और डार्कनेस। कर्नक कहता है इस पावर का तो कोई भी एंड नहीं है। कर्नक को काफी ज्यादा सदमा लग चुका था। कर्नक कहता है ये मेरी पावर को कैसे कंट्रोल कर रहा है? डेथ किंग कहता है कि मैं तुम्हें असली नाम बताता हूँ, और उसका असली नाम टेक्निसिक था। टेक्निसिक अभी भी कहता है कि वापस आ जाओ इमॉर्टल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी चीख वहां पर आती है और उसकी जो डिमोनाइज आइज थी वो यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कर्नक रियल लाइफ में बेहोश हो चुका था। बीरस और एलन उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, और फाइनली जो कर्नक था उसको होश आ जाता है। बीरस उससे कहता है आपका बॉडी हवा में उड़ने लगा था, क्या कुछ गलत हुआ था? कर्नक कहता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो किसी नाम का गॉड था, मुझे उस पर तो बिलीव ही नहीं हुआ। एलन कहती है क्या तुम टेक्निसिक की बात कर रही हो? वो डार्कनेस गॉड और ब्लैक गॉड के नाम से उसे जाना जाता है। हम एक शख्स को देखते हैं जो कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, और ये था ऑर्डर ऑफ ब्लैक गॉड पॉप ऑफ डेथ। एक और शख्स होता है जो कहता है कि ऐसा ही कहा जाता है क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं पहुंचा है, और ये शख्स था ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड डार्क लॉर्ड। और एक लेडी जो थी वो वहाँ पर कहती है ये काफी ज्यादा अजीब है, और ये थी ऑर्डर ऑफ द ब्लैक गॉड प्रिंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सारे लोग कहते हैं कि हमें इसे कंफर्म करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक मेड जो थी ना वो उस डिस्ट्रक्शन वाली लेडी के पास आती है और कहती है लॉर्ड एलिजर क्या आपने मुझे बुलाया? एलिजर कहती है क्या तुम प्लीज मेरे लिए होटल को ला सकती हो और मुझे बताओ कि आखिरकार वो है कहाँ? एलिजर जो कि लिनार्सिया एम्पायर की एक रॉयल मेज है, और साथ ही साथ वो इस सब की पुजारन भी है, जैसे कि एक पुजारी था ना, ठीक वैसे ही है। हम बीरस एलन और कर्नक की तरफ आते हैं जहाँ पर कर्नक कहता है कि वो कह रहा था कि ब्लैक गॉड का ऑर्डर है कि वो मुझे परेशान करेगा, फिर मैं उसके पास अपनी सारी शक्तियों से डेथ किंग के रूप में जो मेरी पावर है, और मैं उन पावर्स को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो पावर्स किस हद तक और क्या क्या कर सकती है, क्योंकि पिछली लाइफ में कर्नक के पास ही थी और ऐसा कुछ नहीं था जो कर्नक ने हासिल न किया हो। कर्नक कहता है अगर उस तरह की पावर उसके पास है तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही कारण है कि टेक्निसिक शुरू से इसे शुरू करना चाहता है। एलन कहती है क्या होगा अगर तुम्हारी पावर का एक हिस्सा टेक्निसिक का अपोनेंट बन जाए? बीरस कहता है इससे तुम्हारा मतलब क्या? मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम किंग के ऑर्डर्स में जा सकते हो। किंग के ऑर्डर्स को हम जानते हैं मेंबर्स, हंटर्स या फिर ब्लैक गार्ड ऑर्डर देने के लिए ये बनाए गए हैं, जिसमें से एक रॉयल ग्रुप शामिल होता है। और एक युग के बाद सेवन गॉडनेस ऑर्डर के तहत पुजारी और डार्कनेस हंटर ने जादू टोना करने वाले लोगों को खत्म कर दिया था। इसके बावजूद इस पूरे लैंड में ब्लैक गॉड के ऑर्डर की अपीयरेंस ने ही प्रॉब्लम शुरू कर दी थी, और स्पेशल तरीके से ये काफी ज्यादा अमाउंट में इन मेंबर्स को रॉयल फैमिली में ब्लैक गॉड के
ऑर्डर में शामिल हुए वो, और 7 गॉड्स ने अपने हेवन में सब कुछ कर लिया था, और लेकिन इसे संभालना काफी ज्यादा कठिन था, और यही कारण है कि वो एक साथ हुए और किंग के ऑर्डर्स का डिसीजन इसी तरह से लिया गया, और किंग के ऑर्डर्स को मेंबर्स सेंसर करते हैं और उनको इसी का अधिकार दिया जाता है। उन्हें उन लोगों की जांच और गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाती है जिनके ऊपर उन लोगों को शक होता है, उन्हें वो फांसी भी दे सकते हैं, और कोई भी कभी भी जो रूल है वो लागू कर सकते हैं। मतलब कि जिनके पास इनके ऑर्डर्स होंगे सिर्फ वही लोग कर सकते हैं ये सब कुछ करना। कहता है कि तुम सीरियस हो? और उस रॉयल ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास क्या कोई भी सजेशन नहीं है? एलन कहती है इनके ऑर्डर्स का क्या तुम एक हिस्सा बनना चाहते हो? तो मेरे पास एक प्लान है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ इंतजाम करा सकते हैं। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बटलर के पास एक मैसेज करने के लिए लिखा था। उस मैसेज में मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर रहना होगा, मेरी चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। और हम रात सिटी को देखते हैं जहाँ पर वो 3 लोग बैठे हुए थे। जो था वो आता है और कहता है मैं यहाँ पहले नहीं आ जाता, लेकिन मुझे देर हो गई, मुझे माफ करना। उसे देख कर कर्णक बीरस काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का एक टीममेट पुजारी था। पुजारी कहता है मुझे तुम सभी को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं किंग के ऑर्डर्स पर तुम तीनों का रिकमेंडेड लेटर लेकर आया हूँ, तुम्हें इसे लेकर हेडक्वार्टर जाना होगा। और हम यूस्टेल एम्पायर के कैपिटल का सीन देखते हैं और किंग ऑर्डर का हेडक्वार्टर जहाँ पर वो 3 लोग आ चुके थे। जो कर्नक था वो कहता है जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर शांति होगी ही, तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है तुम तीनों इंतजार कर रहे हो ना, तो मेरे पीछे आओ, मुझे पहले से ही रिकमेंडेशन लेटर मिल चुका है। और हम वो एक शख्स को देखते हैं जो किंग के ऑर्डर कमांडर पर्पल नाइट, इसका नाम टेल था, डॉन नाइट। जो टेल था ना उन सभी से कहता है तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर्स में आना इतना ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा आसान तो बिल्कुल नहीं है। कर्नक कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, नए मेंबर्स को ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और ये अधर्मियों को घुसपैठ करने से रोकने के लिए है, तो प्लीज आप हमें से एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? टेल कहता है तो फिर मैं तुम्हें अपना पहला काम दूंगा। यह सुनकर वो लोग शौक हो जाते हैं कि अभी तो हम आए हैं और अभी हमें काम दे दिया गया। टेल कहता है ठीक है, मैं समझ गया कि तुम लोग कितने काबिल हो और कितने नहीं। टेल कहता है तुम्हारा वेलकम है। इनके ऑर्डर्स में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम तो जेरमैन था और बिस्काउटी का 2nd और 5th सर्कल में था। हम दोनों लोगों को भी देखते हैं जिसका नाम गेंद था और दूसरी लेडी का नाम एलिस था ना कि एलन। जो गेंद था ना वो डेनियम का ब्लेड स्वर्डमैन था और जो एलिस थी ना वो गॉडनेस ऑसन आर्टेमा 2nd रैंक की ट्यूटर थी। कर्नक बीएस और एले कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम हम लोगों को मिशन समझा सकते हो? जेरमैन कहता है हमें एक लिस्ट मिली है, एक जगह पर राइस और ब्लैक गॉड के ऑर्डर होने का हमें शक है। यूस्टल किंगडम यूस्टल एम्पायर के दक्षिण में काउंट ब्रिलियड है, हम खुद को वहाँ पर ले जाएंगे और हमें इसकी जांच करनी होगी और किंग के नाम के साथ हम उसे पनिश करेंगे और हम कुछ सबूत जो है वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन जेरमैन कहते हैं मुझे माफ करना, हमारे पास सिर्फ इतनी ही कम इंफॉर्मेशन है। और हम ब्रिलियड के महल को देखते हैं जहाँ पर ब्रिलियड बैठा था और उसका बेटा काफी ज्यादा बीमार था। वहाँ पर काले कपड़े पहने हुए एक शख्स आता है। उस शख्स से ब्रिलियड कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ जो लोग नाइक्रोमैंसी में पड़ जाते हैं उनकी किस्मत क्या होगी? लेकिन वो काले कपड़े पहने हुए वो शख्स उस पर कुछ कर देता है और कहता है तुम्हें जरूरत है टेक्निसी के डार्क पावर का, क्या तुम इसे समझ नहीं रहे हो? और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम मौत की किस्मत को, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी किस्मत में मौत कभी आएगी ही नहीं। और इसके रिजल्ट में ये होगा कि लोग बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम किसी बीमारी का इलाज करना बुरा कैसे कह सकते हो? और हम देखते हैं कि ब्रिलियड की फीलिंग्स कैसे बाहर आ रही थी अपने बेटे के लिए। वो काफी ज्यादा इमोशनल होता जा रहा था और वो शख्स से कहता है मैं टेक्निक के कन्वर्टर को करना चाहता हूँ। और वो काले कपड़े पहने वो शख्स कहता है क्या तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया? और हम ब्रिलियड काउंटी के बाहरी इलाके का सीन देखते हैं जहाँ पर जेरमैन जो था वो इन सभी को बता रहा था कि हेलॉन्ड कैट कैपिटल में हमें एक क्रिमिनल मिला है, वो बेस बदलने में माहिर है, इसलिए उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। और उसका पोस्टर भी था जिस पर लिखा था हेलॉन ग्रेट
जेरन कहता है अब से हमें इसका बाउंड्री हंटर को फॉलो करना है और हमें इसकी क्रिमिनल का फॉलो करते जाना है और इसे पकड़ना है। इसलिए हम 3 टीम बनाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारे लोग इससे राजी हो जाते हैं और किल्ड और कर्नक की एक टीम बनी थी और एलिस और एलन की एक टीम बनी थी जो कि लगातार पूछताछ करने में बिजी थी और बीरस और जर्मन की एक टीम बनी थी। जर्मन कहता है मुझे लगता है कि क्रिमिनल काउंटी में भाग गया है। क्या आपको नहीं ऐसा नहीं लगता? वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था और वो कहता है इसमें कोई शक नहीं है, वो खतरनाक आदमी है और वो उसे ऐसे ही घूमने देना बुरा है, तो मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। वो लोग बाहर आ जाते हैं। जर्मन बीरस से कहता है हालांकि ये ज्यादा नहीं है, लगता है ये सेटिस्फाइड भरा होगा, लेकिन जर्मन के माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जर्मन कहता है हम उसे जरूर पकड़ेंगे और हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक जगह चुनी थी जहाँ पर वो सारी लोग मिलने वाले थे। जर्मन कहता है तुम लोगों को कुछ पता चला? किल्ड कहता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि क्रिमिनल में भारी ज्यादा गिरावट आ गई है और गिनती के कारण कई सारे क्रिमिनल यहाँ से भाग गए हैं। अगर ऐसा है तो क्रिमिनल दूसरे सिटी में चले गए हैं, तो तुमने क्या कोई रास्ता चुना है? एलिस कहती है नेक्रोमांसर के साथ बर्ताव करते टाइम बड़े पॉइंट पर गायब होना ये कोई नॉर्मल सी घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि जब जर्मन और बीरस काउंट ब्रिनेट की हवेली में गए थे तो तब जर्मन को वंपायर की अपीयरेंस महसूस हो गई थी। जर्मन सभी को बताता है कि वहाँ पर वंपायर है क्योंकि मुझे वहाँ पर उसकी अपीयरेंस महसूस हो गई थी। और हम काउंट ब्रिनेट के महल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो बच्चा भी उसका बीमार पड़ा था अब वो काफी ज्यादा तंदुरुस्त और हेल्दी था। वो बच्चा कहता है मैं आपसे नफरत नहीं करता, आप पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। उसका फादर अपने आप से कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं एलिस और एलन को जो कि अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका एक मैसेंजर आता है और कहता है क्या तुम्हें वो बाउंड्री हंटर मिला है? तभी एलिस कहती है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? और वो शख्स कहता है कि हमें वो वांटेड मिल चुका है, इसलिए अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं उन लोगों ने फिर से एक जगह चुनी थी जहाँ पर वो लोग मिले। जर्मन कहता है गिनती से हमें एक क्रिमिनल मिल चुका है। एलिस कहती है उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल हर रात सोने और घात लगाने के लिए लौटता है। कर्नक कहता है अगर ये इन्फॉर्मेशन को हम नजरअंदाज करते हैं तो सेट को हमारा पता चल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। किल्ड कहता है और हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? ये चाल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जो जर्मन था वो कहता है कि हम इसे जरूर खेलेंगे और हम इसे जीतेंगे भी। हम देखते हैं रात के टाइम जहाँ पर वो एक घर पर रुके हुए थे और एलेन जर्मन से कहती है जो वंपायर होते हैं वो कितने स्ट्रांग होते हैं। किल्ड कहता है उन्हें अक्सर जल्दी ही पकड़ लिया जाता है, उन्हें लंबे टाइम तक जिंदा रहना आमतौर पर मुश्किल हो जाता है। और साफ शब्दों में कहूँ तो वंपायर इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑरा और मैजिक का यूज करने में कामयाब नहीं होते, तो तुम उनकी पावर्स का अंदाजा लगा सकती हो। लेकिन जिस घर में वो लोग मौजूद थे आसमान से काफी ज्यादा एक बड़ी फ्लेम आती है और उनके घर पर गिरती है, जिससे एक धमाका हो जाता है। लेकिन एलिस की वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ था क्योंकि एलिस ने वहाँ पर एक बैरियर को तुरंत ही क्रिएट कर दिया था और वंपायर की आर्मी वहाँ पर आ चुकी थी। किल्ड कहता है ये लोग तो वंपायर हैं और वहाँ पर ड्रिलार्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट भी मौजूद है। जर्मन कहता है कि किंग के ऑर्डर्स के अधिकार के साथ मैं तुम्हें गॉडनेस और किंग का दुश्मन घोषित करता हूँ। जैसा कि मैंने भी पिछले ही एक्सप्लेन किया है कि किंग के ऑर्डर्स का कोई भी मेंबर कभी भी किसी भी शख्स पर अपने रूल को लागू कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो 6 लोग तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। बीरस और एलेन उनसे फाइट करने के लिए सबसे आगे जाते हैं। वंपायर की आर्मी भी उन पर हमला कर देती है, लेकिन किल्ड उन्हें आसानी से खत्म करते हुए जा रहा था। एलिस जो थी वो अपने मैजिशियन का यूज कर रही थी, जिससे काफी ज्यादा वंपायर खत्म होते जा रहे थे। और लेकिन जो दूसरे वंपायर थे जो बचे हुए थे वो एलिस पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन जर्मन के होते हुए ऐसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जर्मन तभी वहाँ पर अपनी कठपुतली को समन करता है, जिससे वो वंपायर को वहीं पर खत्म करती जा रही थी। और जैसे ही वो उसने कठपुतली उसे उठाकर फेंका था, उसी वक्त जर्मन लाइटनिंग ब्लेड का यूज करता है, जिससे उस पर एक बिजलियां गिरती है और वंपायर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। कर्नक और बीरस अपना बैटल लड़ रहे थे, जहाँ पर कर्नक कहता है
चीजें अजीब हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग इतने स्किल्ड नहीं लगते हैं जितना कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। एलिस इसके पास वंपायर आ गया था, तब वो उस पर वार कर रही थी और किल्ड के लड़ने का तरीका भी थोड़ा सा अजीब था। लेकिन उसी के साथ जो एलन थी वो उनकी टीम की ड्रेगराड की किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट से फाइट कर रही थी, जिसके पास खुद डार्कनेस डेथ किंग डार्कनेस सिक की पावर है, जिससे उन दोनों का एक क्लैश होता है। दोनों लोग पीछे चले जाते हैं और सारे लोगों की बैटल शुरू हो जाती है अपनी अपनी जान को बचाने के लिए। करना काफी वंपायर को एक स्ट्राइक में खत्म कर देता है, लेकिन जो वो नाइट था वो एलन पर वार करता है, जिससे वो थोड़ी पीछे जा गिरती है और वो उसे काफी ज्यादा कमजोर भी कहता है। एलन वीरस की ओर देखती है और कहती है, क्या उसने मुझे कमजोर कहा? वीरस एलन की ओर देखता है और कहता है, वीरस कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें अपनी ओर झांकने की जरूरत है। एलन कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है वीरस, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अब संभाल भी सकती हूँ। वीरस जो होता है वो कहता है, जिनके पास ऑरा नहीं है वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तुम्हें अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। एलन जो होती है वो अपने मन में कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे खुद ही कुछ करने की जरूरत है। एलन तभी अपनी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में ऑरे को जमा करती है और उस शख्स पर एक स्ट्राइक करती है, जो कि उस पर वार भी हो जाता है। एलन उसी वक्त जंप कर उस पर वार कर देती है, लेकिन वो नाइट इसे डॉज कर लेता है और वो उस पर एक ब्लेड को फेंक कर मारता है, जिससे एलन काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। और वीरस एलन से कहता है, तुम्हें अपने माइंड अपने बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है, तुम्हें इसे फील करना होगा, अपनी माना को अवेकन करो और अपनी एनर्जी को शुद्ध करते हुए अपनी शॉट में उसे जाने दो। और वो नाइट धीरे धीरे एलन की ओर बढ़ रहा था। एलन उसी वक्त एक काफी ज्यादा बड़ा स्ट्राइक उस पर मारती है और एलन पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो चारों तरफ से उस पर स्ट्राइक मारी जा रही थी, लेकिन एलन को वो चकमा देते हुए एलन के पीछे आ जाता है। और लेकिन उसी वक्त एलन पीछे से अपने एक स्ट्राइक मारती है, जिससे दोनों का स्ट्राइकों का एक क्लैश होता है, लेकिन वो नाइट उस पर ही वार कर देता है। लेकिन जो एलन थी वो उस पर स्ट्राइक मारकर काफी ज्यादा आगे आ चुकी थी, जैसा कि वीरस ने, और ये ठीक उसी तरह हो रहा था जैसे कि वीरस ने एलन की जब बॉडी ली थी, तो वीरस ने एलन की बॉडी का किस तरह से यूज किया था, ठीक ये उसी तरह से अब हो रहा था। और हम देखते हैं उस नाइट को एलन अपने घुटनों पर ले आई थी। वो नाइट कहता है, ये इम्पॉसिबल है, टेक्निक ने मुझे नई पावर दी थी, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसकी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और एक पावरफुल पावर्स का यूज करता है, जिससे वो काफी बड़ी स्ट्राइक को एलन की ओर रिलीज करता है। लेकिन एलन जो होती है वो कहती है, मुझे इसे डॉज करना होगा, अगर मेरा कोई आर्म कट भी जाता है या फिर खत्म हो जाता है, मैं उस नाइक्रोमेंसर की वजह से उस आर्म को फिर से पालूंगी। सारे लोग एलन को ही देख रहे थे कि एलन का अब मूव अगला क्या होगा। एलन उसी वक्त अपनी फुल पावर्स का यूज करती है और एक स्ट्राइक मारती है। दोनों के स्ट्राइकों का एक क्लैश होता है और जमीन वहाँ की फट जाती है, आसपास के पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और धुआं उड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि उस नाइट की बॉडी से उसका सिर ही काट दिया गया था, उसका सिर लुढ़कते हुए काफी दूर आ गिरता है। एलिस एलन को हील करती है और जर्मन कहता है, तुमने काफी ज्यादा मदद की एलन, इसलिए तुम हमारे साथ हेडक्वार्टर क्यों नहीं चलती हो। और हम काउंट कैसल ब्लेड महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलन आई थी और एलन उन सारे वंपायर्स को खत्म कर रही थी काउंट की हवेली में घुस कर ही। और जो काउंट का लीडर था वो कहता है, टेक्निक प्लीज मेरे बच्चे की केयर करना। हम देखते हैं उस छोटे वंपायर को वहाँ से भेज दिया गया था, तो वंपायर उसे वहाँ से ले जा रहे थे। और जो बच्चा था ना, वो कहता है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, मैं ग्रेट टेक्निक के नाम की कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना रिवेंज तो लेकर ही रहूंगा। लेकिन उन छोटे वंपायर के आगे कोई आता है और कहता है, तुमने आखिरकार ये सोच भी कैसे लिया। वो सारे लोग कहते हैं कि आखिरकार ये है कौन। और वहाँ पर हम देखते हैं तो कर्नक वहाँ पर आ चुका था। कर्नक कहता है, तुम इस तरह से नेक्रोमेंसी पावर को ऐसे ही तो लीक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उस छोटे वंपायर के जो दो गार्ड थे वो कर्नक पर हमला करते हैं, लेकिन कर्नक अपनी काफी ज्यादा अमाउंट में डार्कनेस को रिलीज करते हुए उन सभी को पकड़ता है और वहीं पर खत्म कर देता है।
कर्नक उनकी डेथ बॉडी से उनकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और वहीं पर उन्हीं तीनों को मारकर उसने जला दिया था, जिससे उनकी होने का भी जो सबूत था वो भी उसने मिटा दिया था। कर्नक कहता है उनका एंड काफी ज्यादा अच्छा रहा। एलेन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और बीरस कहता है सर आप बहुत ही ज्यादा नाइक्रोमेंसी पावर को अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें थोड़ा आपको कंफर्टेबल तो है ना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है जो आ जाए। कर्नक कहता है कि मुझे इस पावर को अब्सॉर्ब करते टाइम थोड़ी सी सुस्ती महसूस होती है। एलेन कहती है क्या तुम कैसी बात है जो वो तुम कर रहे हो, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। कर्नक कहता है कि लोराड और स्टाफ दोनों बातों को लेकर मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ। नाइक्रोमेंट बनने के बावजूद स्टाफ ने अपनी होली पावर को बरकरार रखा और दूसरा डोराड जिसने वंपायर होने के बावजूद अपने सॉर्ड का ऑरा को लेने में कामयाब रहा। बीरस कहता है इसका मतलब हमें कुछ परेशानी हुई है लेकिन हमने उनका ख्याल तो रख ही लिया। कर्नक कहता है हमने ऐसा किया लेकिन हमें उन्होंने अपनी पावर को नहीं होने दिया और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि तुम जानते होगे कि एनर्जी को हम आपस में मिला सकते हैं लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें दूसरों पर डिपेंड होना होगा। इसे ये तो एक रूल है एंड के डार्कनेस के साथ नाइक्रोमेंसर और मेज दोनों इसका यूज किया करते हैं लेकिन जो ऑरा है वो नाइक्रोमेंसी और दोनों यूज किया करते हैं। बीरस कहता है हालांकि हमेशा से एक चीज रही है लेकिन आर्च लाइक्स डेथ नाइट और ना जाने क्या क्या। कर्नक कहता है लेकिन इन मामलों में ये मेरा नहीं है, इसमें काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी है। वो अपनी पुरानी पावर्स को नाइक्रोमेंसी से यूज करते हैं और ताकतवर बनते हैं और वो नाइक्रोमेंसी से कभी कभी दूर रहते हैं। इसका यूज करना काफी लिए तारीफ है, जो उनकी रुकी हुई पावर को काफी ज्यादा तेज बढ़ा देता है और यहाँ तक कि चौथे मार्शल किंग जो कि मेज हमारे दुश्मन बन सकते हैं और ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। कर्नक कहता है मुझे जितनी हो सके उतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा करना होगा। हम किंग ऑर्डर हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर टेल उसे काफी ज्यादा शाबाशी देता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा था। टेल कहता है अगर तुमने जो पिछला मिशन है उसमें काफी ज्यादा तुमने अच्छा किया है तो अब तुम्हारा किंग ऑर्डर में वेलकम है। जिसे देखकर कर्नक बीरस और एलेन भी हैरान थे और टेल कहता है तुम्हारा किंग ऑर्डर में स्वागत है और वो उन्हें किंग ऑर्डर का एक जो बैच था ना वो भी दे देता है। टेल कहता है वैसे भी तुम अब किंग ऑर्डर में आ ही चुकी हो तो जश्न मनाने के लिए तुमको काम करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इससे वो दोनों काफी ज्यादा जिससे वो तीनों थोड़े से दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हम ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि कुछ दिन उनके किस तरह से बीते। वो हर दिन ट्रेनिंग किया करते थे और कर्नक नाइक्रोमेंसर को सबक सिखाता था और उनकी पावर को इकट्ठा करता था। फिर बाद में वो एक दूसरे को रिपोर्ट आकर देते थे। उसके बाद जो कर्नक था वो उन सभी डार्क पावर को अब्सॉर्ब करता था और ये फिर से रिपीट होता रहा। लेकिन हम कर्नक को देखते हैं, कर्नक अपने मनी मन में कहता है मैंने कभी नाइक्रोमेंसी पावर को इकट्ठा कर लिया है और मेरी माना और मेरी एनर्जी दोनों अलग अलग हो गई है, तो अब मुझे इन दोनों को कॉम्बिनेशन करना होगा। और वो जैसे ही इसका कॉम्बिनेशन करता है कर्नक कहता है फाइनली मैं 6th सर्कल मेज पर पहुंच चुका हूँ। और हम किंग हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। सारे लोगों में ये खबर फैल चुकी थी कि कर्नक 6th सर्कल मेज जो है वो बन चुका है। सारे लोग उसे देखकर हैरान थे कि वो कुछ दिन पहले 4th सर्कल मेज हुआ करता था लेकिन आज वो 6th सर्कल मेज है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। कर्नक बीरस और एलेन इसे सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। टेल के पास जब वो लोग जाते हैं टेल कहता है हमारे पास सचमुच एक ग्रेट मेज हाथ लगा है। कर्नक अपने मन में कहता है क्या उसे मेरा नाइक्रोमेंसर होने पर क्या कोई शक तो नहीं है। टेल कर्नक बीरस और एलेन से कहता है मुझे तुम लोगों ने काफी दिनों से अच्छी खबरें मिलती जा रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि 7 डिवीजन कैप्टन की जगह खाली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ले लो। कर्नक कहता है क्या आप सच कह रहे हैं। टेल कहता है मैं तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारे मिशन कंप्लीट करने का तरीका और तुम्हारी पावर को देखते हुए मैंने ये सब कुछ कहा है। कर्नक कहता है मैं समझ गया। टेल कहता है मुझे तुमसे काफी उम्मीद है तो मेहनत करना और एक तरह से ये तुम्हारा एक प्रमोशन होगा। और हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं यूस्टल अंपायर की फ्रंट लाइन में जहाँ पर बेसमेंट के अंडरग्राउंड का हम सीन देखते हैं। एक लेडी जो होती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी
और ये थी किंग ऑर्डर की 7th डिवीजन की कोऑर्डिनेट्स और सन फॉलोअर की ले और इसका नाम तो मिलिया था, जो कि 2nd रैंक इंस्टीट्यूटर में से एक होती है। मिलिया अपने मनी मैन में कहती है, मैं जानती हूँ कि जरूरत पड़े तो पुजारियों को ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेरे ऑफिसर को बाहर रहने के लिए उसने ऐसा कहा था। और कर्नल काफी ज्यादा एक अच्छा इंसान है और वो अपना काम पूरे मन से करता है। और हम देखते हैं उसी अंडरग्राउंड में कर्नल, एल्विन और बीरस एक शख्स को किडनैप कर रखे थे। मेरा मतलब वो जेल में कैद था और उसको ना बीरस जो था वो टॉर्चर कर रहा था। और जो शख्स वहाँ पर कैद था वो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बीरस कहता है, मुझे परवाह नहीं, बस तुम चिल्लाते रहो। एलन कहती, मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया तो काफी कुछ हो जाएगा, जैसे हम मिलिया को इस पर बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि हाँ, तुम कहे तो बिल्कुल सही रही हो। और हम देखते हैं कि बीरस ने उस शख्स को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि वो शख्स वहीं पर मर जाता है। कर्नल कह रहा था वो ठीक है, अब मेरी बारी है, और वो उसकी सोल को वहीं पर निकालता है। और उसकी सोल जो होती है ना, वो कहती है कि टेक्निक, डार्कनेस और डेथ और गॉड साथ ही इस दुनिया को एक नया क्रिएट करना चाहती हैं। कर्नल कहता है कि बकवास, ये सब जो बकवास है ना, वो तुम मेरे से तो मत ही करो। बिना किसी गॉड के ये सब कुछ करना नामुमकिन है। उनमें से कोई सचमुच क्या कुछ भी नहीं जानता है। एलन जो होती है वो इस बात को सुनकर कहती है कि हमने जो कुछ भी देखा है और जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिली है और जिनका हमने सामना किया है, तो हम ना अभी कार्डिनल पर पहुंच चुके हैं। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे पहले ना पुजारी होते हैं, सबसे पहले तो पुजारी होते हैं, जैसा कि कर्नल के वो साथ था सेम वैसे ही पुजारी। और दूसरे आते हैं विशप्स, जैसा कि कर्नल की ना फाइट हुई थी जब पुजारी और रेड जो थे ना वो किडनैप हो गए थे। फिर आते हैं आर्चिसॉप, जैसा कि अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं कार्डिनल और उसके बाद आता है लीडर और फाइनली फिर आते हैं गॉड। एलन कहती है कि हमने ना विशप का एक छोटा सा ग्रुप जो था ना ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनसे तो निपट लिया है, लेकिन हमने अभी जिन सभी को पकड़ा है वो सब लोग नॉर्मल से पुजारी थे, इसलिए उनके पास कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं थी। बीरस कहता है हमें कम से कम बिशप्स को तो पकड़ना ही होगा। कर्नल कहता है मुझे उम्मीद है कि हम किसी भी सीढ़ी पर और भी ज्यादा जल्दी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी घटना ना घटे तो। और हम एयरटेल के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ ब्लू टेल होता है ना, वो कहता है कि तुम्हारे मिशन के बारे में ये सब कुछ है। टेल कहता है वहाँ एक अफवाह फैल रही है कि कैपिटल में कोई एक जो ड्रगा है ना वो घुसपैठ कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जाकर देखो। जो कर्नल जो होता है ना वो कहता है कि कौन है वो सस्पेंस, और जो टेल होता है ना वो बताता है कि वो यूस्टल किंगडम की दूसरी सन के बारे में है, मिनिस्ट्री अल्फोर्ड के बारे में। जैसे ही कर्नल सुनता है कि वो एक प्रिंस है, और जो कर्नल था ना वो सुनकर थोड़ा हैरान भी ना रह चुका था कि एक प्रिंस जो है ना वहाँ पर घुसपैठ जो है वो कर रहा है, और ऐसी अफवाहें उस किंगडम में फैल रही हैं। और हम कैपिटल ड्रा का सीन देखते हैं जहाँ पर बीरस जो होता है ना वो कर्नल से कहता है क्या उन्होंने इसका फैसला ले लिया है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे जो रिजल्ट है ना वो होंगे। कर्नल कहता है क्या तुमको नहीं लगता है कि इसका मतलब ये था कि किसी प्रिंस को खोजा गया हो, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिन दो फैमिली ने 20 सालों से ज्यादा तक प्रिंसों की सेवा की हो वो ऐसे ही रहना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। एलन जो होती है वो कहती है कि अगर यही कारण नहीं होता तो उनकी अवेलेबिलिटी उनका काम को नुकसान भी पहुंचा सकती थी। कर्नल कहता है कि अगर हम उन दोनों को अगर देखते हैं तो जो प्रिंस लुराड है ना वो सिंहासन के ज्यादा काबिल था, और जो प्रिंस अल्फाडो है ना वो थोड़ा सा घमंडी था। और यहाँ तक कि उनकी एबिलिटी का सवाल है तो वो बहुत छोटे हैं और उन्हें ऐसा दिखाने का कभी उन लोगों को ना मौका ही नहीं मिला। एलन कहती है कि कोई कारण ही होगा जो किंग ने प्रिंस लॉर्ड को ही चुना था। कर्नल कहता है प्रिंस लॉर्ड वो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन एक बात तो है कि वो छोटा था सबसे, और लंबे टाइम तक वो हेल्दी भी नहीं रहा था, वो बीमारी पड़ा रहा था, और लंबे टाइम तक उसने स्वॉर्ड की जो स्किल सीखने के बावजूद भी वो अपने स्किल को ना दिखा भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ जो प्रिंस अल्फोर्ड था ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मार्शल आर्ट में भी काफी ज्यादा माहिर था, और वो टैलेंटेड था, और यही सब चीजें ना उसे इस सब का वारिस जो है ना वो बनाती हैं। लेकिन बीरस कहता है कि किसने बताया कि प्रिंस अल्फोर्ड डार्क ऑर्डर में शामिल है। कर्नल कहता है ऐसा लगता है कि प्रिंस लॉर्ड
वहाँ पर जासूस वगैरह रहा होगा। जो प्रिंस थोड़ा परेशान था तो किंग के ऑर्डर्स ने एक जो रिपोर्ट है वो भेजी गई थी इससे पहले कि कमांडर टेल ने किंग के ऑर्डर को संभाला है और रॉयल नाइट इस तरह से पहले प्रिंस की लिखावट को पहचानने में ज्यादा कामयाब होती है कि वो किस तरह की जो लिखावट है ना, क्योंकि जो किंग के जो सन होते हैं ना प्रिंस, उनके लिखने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग होता है। वैसे भी मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें निकालनी ही होगी। वीरस कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर हमें प्रिंस लॉर्ड के उस जासूस से हमें मिलना चाहिए, और क्योंकि वो दोनों ना वहाँ पर आ चुके थे, वो तीनों। करना के जो होता है अपने मनी मन में कहता है मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक जो आदमी है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। वो लोग उसी के पास जाते हैं और वो शख्स जो होता है ना वो कहता है कि क्या सर तीन लोग आ गए, और जो कर्नक होता है ना वो कहता है कि ये ना काफी ज्यादा एक्टिंग है वो कर रहा है, और कर्नक अपना जो बेस्ट था ना वो निकाल देता है किंग के ऑर्डर का और कहता है हम वही हैं जिसने लॉर्ड लॉयड के ऑर्डर पर काम करना शुरू किया है। जिससे वो शख्स जो था ना वो कहता है कि क्या वो तुम ही हो जिसे टेल ने चुना है और यहाँ पर भेजा है। वीरस जो होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो पहचान है ना वो तुम हम लोगों को दिखाओ, और वो शख्स जो था ना वो कहता है कि मैं पहचान बताने के लिए अपना क्या चेहरा जो है वो मैं दिखा सकता हूँ। और वो जैसे ही चेहरा दिखाता है ना, कर्नक वीरस और एलेन तीनों के तीनों हैरान जो थे ना वो रह चुके थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस अल्फोर्ड था। सारे लोग कहते हैं कि आखिरकार ये चल क्या है ना वो रहा है, और प्रिंस अल्फोर्ड ही ने ना वो रिपोर्ट लिखी थी किंग के ऑर्डर में, और टेल ने ना ये सब कुछ कर्नक को बताया था, और कर्नक जो है ना वो फिर यहाँ पर आया था। कर्नक कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज जो है ना वह होता जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये चेहरा मैं पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये कोई अल्फोर्ड जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं अल्फोर्ड के बगल में हमें लॉर्ड की जो सोल है ना वो हमें दिख रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि जो अल्फोर्ड है ना इसके छोटे भाई की सोल। अल्फोर्ड कहता है कि मैं पहला प्रिंस हूँ और मैं उस गद्दी का ना असली वारिस हूँ। कर्नक, वीरस, एलेन और अल्फोर्ड वहाँ पर बैठे हुए थे। कर्नक कहता है तो तुम्हारी कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो सोल है वो एक्सचेंज कर दी गई है। मैंने इस पर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन मैं इसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हूँ। मेरा मतलब है कि अल्फोर्ड की जो सोल थी ना वो उसके ब्रदर में चली गई, और उसके ब्रदर की जो सोल थी वो अल्फोर्ड में आ गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी सीरीज ही नाइक्रोमेंसी पर है, जहाँ पर मंत्र वगैरह वगैरह सी चीजें होती रहती हैं। कर्नक अपने मन में कहता है लेकिन अब मैं उसे करीब से देख पा रहा हूँ और मैं बता सकता हूँ कि ये बॉडी में जो सोल है वो इस बॉडी की तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बॉडी का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है। अल्फोर्ड कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए इस पर बिलीव करना थोड़ा सा कठिन है। कर्नक कहता है नाइक्रोमेंसी के बहुत सारे कारण बनते हैं, इसीलिए मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। अल्फोर्ड कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने किंग के ऑर्डर से कांटेक्ट कर काफी अच्छा किया। अगर तुम होते तो मुझे पता है कि तुम इसे पहचान लोगे कि ये नाइक्रोमेंसी है। कर्नक कहता है मैं इसे समझने में कामयाब हूँ क्योंकि मैं इसे देख सकता हूँ। अल्फोर्ड कहता है तो फिर तुम जैसा नॉन नाइक्रोमेंसर यूजर इसे कैसे बिलीव कर सकता है कि मैं ही प्रिंस लॉयड हूँ। कर्नक कहता है कि तुम्हारे लिए अजीब होगा, लेकिन हम किसी भी तरह से अब काम करते हैं। तुम खुद ही रिपोर्ट को देखते हैं और किंग के ऑर्डर के मेंबर को नाइक्रोमेंसी का भी काफी ज्यादा ज्ञान होता है। अल्फोर्ड कहता है यूज को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, मैं नाइक्रोमेंसर की स्पेल में अभी मौजूद हूँ। कर्नक कहता है सबसे पहले हमें उन घटनाओं पर नजर डालना होगा। क्या तुम बता सकते हो तुम पर किंग सोल्स में हुआ और जिससे तुम्हारे जो सोल्स है ना वो अदला बदली हो गई। अल्फोर्ड कहता है ये बात ना कुछ 5 दिन पहले की है। उस दिन मैं बिस्तर पर था और मुझ पर एक होली हेल्थ से मैं गुजरा था और बिना ज्यादा परेशानी के मैं सो गया था। वैसे भी मेरी पूरी विरासत पर एक होली बैरियर लगा हुआ था। हालांकि मैं अपने ब्रदर की बॉडी में जाग गया था और नाइक्रोमेंसी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कर्नक है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो नाइक्रोमैन की वो होली बैरियर पहले ही टूट चुका था। और वो सोचते हुए कहता है जब उसने उसकी विरासत के भीतर कुछ तैयार किया होगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। और लॉर्ड अपनी बात को जारी करते हुए कहता है वैसे भी जब मैं उठा तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, मैं हेल्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, मेरा बुखार पूरा का पूरा उतर गया है, मेरे पैरों से दर्द गायब हो चुका है। और वो सामने देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता और कहता है आखिरकार मेरा मस्कुलर बॉडी का क्या हुआ, क्या मेरा कोई किडनैप कर लिया गया है। तभी वहाँ पर 3 लोग काले कपड़े पहने हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं प्रिंस लॉर्ड क्या तुम जाग गए। प्रिंस लॉर्ड कहता है कि अनजान लोगों के साथ एक अजीब जगह है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो अनजान लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम
अनजान हो, मुझे देखने की तुम परमिशन क्यों नहीं देते? और वो उसको मिरर दिखाता है। प्रिंस कहता है ये चेहरा तो अल्फ्रेड का है। तुमने और प्रिंस अल्फ्रेड ने बॉडी बदल लिया है। वो अनजान लोग ये सब कुछ कह रहे थे। लॉर्ड टेक्निक्स की ग्रेट पावर का ये रिजल्ट है। अल्फ्रेड कहता है हमारे बॉडी आखिरकार कैसे स्विच हो गए। तभी वहां पर एक शख्स आता है जिसका नाम सेबेस्टियन था। अल्फ्रेड सेबेस्टियन से कहता है ये सोचना कितना हैरानी भरा है कि अल्फ्रेड ने मुझे धोखा दिया। सेबेस्टियन कहता है मैंने प्रिंस अल्फ्रेड को धोखा नहीं दिया। अल्फ्रेड कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने मेरी इस वीक बॉडी के साथ आखिरकार किया क्या है? सेबेस्टियन कहता है मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें बता ही देना चाहिए कि मैंने क्या किया था। अल्फ्रेड कहता है इसके मूवमेंट पर ऐसा लगता है कि इसके पीछे अल्फ्रेड का ही हाथ है। जब तक ये अल्फ्रेड की बॉडी में रहेगा तब तक हम इसे अल्फ्रेड ही कहकर पुकारेंगे। अल्फ्रेड कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? सेबेस्टियन कहता है सच में कुछ नहीं, बस तुम्हें यहाँ पर रहना है और कुछ भी नहीं करना। वो सारे लोग गेट बंद कर यहाँ से चले जाते हैं। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। अल्फ्रेड कल मैकबीरस एलन से कहता है सभी खिड़कियां स्टील की सलाखों से बंद कर दी गई और दरवाजे भी बंद कर दिए गए। हालांकि मुझे वहाँ पर रहना पसंद नहीं आया था। मैं बीमार नहीं था, खाने में भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। खाना खाना और खुशी मिलना, ये बात तो खाना खाकर एक खुशी मिलना, वो बात तो वहाँ पर थी ही नहीं। बीरस और कर्णक कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारी खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बीरस और कर्णक के साथ भी सेम ही हाल था। मतलब कि डेथ किंग था ये लोग, और इन लोगों को ह्यूमंस का खाना तो तब मिला ही नहीं था। और अगर फर्स्ट चैप्टर देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एलेन अल्फ्रेड से कहती है लेकिन फिर तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले? अल्फ्रेड कहता है मेरी कहानी सुनने के बाद तुम इस पर यकीन नहीं करो। अल्फ्रेड बताता है ये पहली बार था जब मैंने एक दावत की थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव और प्लानिंग बनाई जा रही है। बाहर देखता है तो कहता है मैं जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मेरी बहुत सारी मुझ पर निगाहें लगी हुई थी। मैं देखता था कि अल्फ्रेड की बॉडी का वो ख्याल रख रहे थे। अगर मैं इस बॉडी में हूँ तो मैं बचने की कोशिश कर सकता हूँ और जिंदगी भर इस पावर में अपनी बॉडी का महसूस भी कर सकता हूँ। इस बॉडी में मैं कंफर्टेबल तो हूँ। और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि अल्फ्रेड को खाना देने के लिए जा रहे थे। पहला शख्स कहता है उसे एक टाइम का खाना देने के लिए हम 4 नाइट और एक सर्वेंट जा रही है। दूसरा नाइट कहता है सर सेबेस्टियन इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। दूसरा नाइट कहता है हाँ उस प्रिंस को तो शॉट पकड़ना भी नहीं आता। और हम देखते हैं वो मेड दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही गेट खुलता है अल्फ्रेड एक नाइट की गर्दन पर वार करता है जहाँ पर उसका वीक पॉइंट था, और एक ही में वो बेहोश हो जाता है और वो उसकी शॉट को ले लेता है, जिससे नाइट देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। अल्फ्रेड कहता है तुम हैरान हुआ क्या तुमको कभी शॉट चलाते हुए नहीं देखा ना मुझे तुमने, इसलिए तुमको स्पेशली दूर से प्लानिंग और मेथड और टेक्निक पर भरोसा होना चाहिए। यही तो एक लाइट की काबिलियत होती है। लेकिन तुमको लगता है कि जब मैं हेल्दी नहीं था तो मैं कैसा था, लेकिन अब मैं हेल्दी हूँ तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी शॉट पर ध्यान तुम क्यों नहीं देते हो? और वो काफी ज्यादा स्लैशेस के साथ उन 4 नाइटों को जान से मार देता है। अल्फ्रेड उस मेड से कहता है चिंता मत करो, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। वो वहां से गेट लगाकर आगे बढ़ जाता है। उस मेड को वहीं पर बंद कर उसके हाथ में शॉट लिए चलते जा रहा था और कहता है मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरा पुराना बॉडी से मैं निराश था। अब मेरे पास एक नई बॉडी है, मुझे ये जगह काफी जल्दी छोड़ देनी चाहिए। वहाँ पर उसे कुछ गार्ड्स नजर आते हैं। अल्फ्रेड ने अपनी शॉट पर हाथ रख लिया था, लेकिन वो नाइट जो होते हैं वो कहते हैं प्रिंस अल्फ्रेड, लेकिन अल्फ्रेड कहता है वो लोग मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। अल्फ्रेड कहता है कुछ ही लोग जानते थे कि हमारी बॉडी आपस में नाइक्रोमेंसी की वजह से चेंज हो गई है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि टहलने के लिए का नाटक करते हुए मैं दीवार पर चढ़कर वहाँ से भाग आया, लेकिन मुझे इस बॉडी के साथ कहीं नहीं जाना था। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो नौकर भी मुझ पर इसका बिलीव करेंगे, इसलिए मैंने किंग की मदद मांगी और यही मेरी स्टोरी का एंड होता है। करना कहता है बेहतर होगा कि उन सेट को पकड़ लिया जाए जिन्होंने तुम पर ऐसा किया है। मुद्दा ये है कि हमें उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि वो जगह पहले ही खाली कर चुकी है, तुम्हें कहीं और इसे ले जाना चाहिए। करना कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें पकड़ने के लिए मैसेंजर को भेजना चाहिए? करना कहता है नहीं, प्रिंस अल्फ्रेड का प्लानिंग करेंगे और गुस्सा होकर हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें नाइक्रोमेंसर को अपने पास लाने की जरूरत पड़ सकती है। करना कहता है तुम्हें पकड़ने के लिए उन लोगों ने नाइट जरूर भेजे होंगे। अल्फ्रेड कहता है हाँ, उनके पास कोई अनदर ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। करना कहता है हम एक ऐसा चारा तैयार करेंगे
जिससे सारे नाइक्रोमैंसर हमारे कब्जे में होंगे। और हम कुछ दिनों के बाद न्यू क्रस्ट प्रिंस अल्फाडो के सपोर्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अल्फाडो की रियल बॉडी को हम देखते हैं, जहाँ पर मतलब कि उसमें उसका ब्रदर की सोल है ना, तो हम वहीं का सीन देखते हैं। और वो कहता है बस क्या वो कहीं पर छिपा है, उसने अगर सपोर्टर से कांटेक्ट कर लिया तो परेशानी खड़ी हो सकती है। और हम एक शख्स को देखते हैं जो ऑर्डर ऑफ ब्लैक गॉड था, नाइक्रोमैंसर के 5th सर्कल मेज का था, जिसका तो नाम जो कि विशप तो था ही, बल्कि इसका नाम डिट्रेल्ड था। डिट्रेल्ड कहता है हमने महल से कुछ लोगों को वहाँ पर उसके लिए भेजा है। तो हम नाइक्रोमैंसर यूजर को देखते हैं और पहला उस शख्स नाइक्रोमैंसर था ना, वो कहता है अगर प्रिंस लॉर्ड कोई साजिश रच रहा होता तो हमें पता जरूर चल जाता। दूसरा नाइक्रोमैंसर कहता है हमने पॉसिबल कदमों के खिलाफ हमने कुछ मेथड तैयार भी किए हैं, हमें बस सही टाइम पर प्रिंस अल्फाडो की बॉडी की जरूरत पड़ सकती है। और जो सेबेस्टियन था ना, वो तो वहीं पर होता है। वो कहता है मैंने जो नाइक्रोमैंसर का जो मंत्र डाला था वो अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें केयरफुल रहना होगा। प्रिंस अल्फाडो के बॉडी का पता लगाने के लिए नाइक्रोमैंसी का यूज करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता, वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं अगर ये पॉसिबल होता तो हम पहले ही इसे कर लेते। सेबेस्टियन कहता है सभी शर्तों को पूरा करना जरूरी है, फिर हम मेज स्पेल करने को नहीं जानते तो ये सब कुछ क्या होगा। हमें एक तरीका खोजना होगा। तो शायद अब हमें उसे पैदल ही जाकर इधर उधर खोजना होगा। तभी एक शख्स गेट खोलकर आता है और कहता है सर सेबेस्टियन, मुझे कुछ पता चला है कि अल्फाडो किधर है। सेबेस्टियन कहता है कहाँ? और वो शख्स कहता है दक्षिण में ड्रिलाइड स्टीज के पास उसे देखा गया है। अल्फाडो कहता है कि जहाँ पर प्रिंस लॉर्ड के सपोर्टर भी होंगे, तो क्या हमें कुछ लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए। और जो शख्स आया था ना, वो कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। सेबेस्टियन कहता है राहत की बात है, उनके पीछे कुछ स्क्वाड्स को भेजो। वो कहता है कि हाँ। सेबेस्टियन कहता है गॉड का शुक्रगुजार हूँ कि मिजिस्ट्री को अब यहाँ पर लाया जाएगा। और हम ड्रिलाइड स्टीज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स काले कपड़े पहने हुए उन सारे सोल्जर्स के सामने से गुजरता है, और ये और कोई नहीं बल्कि अल्फाडो ही था। अल्फाडो कहता है तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? वो सारे लोग कहते हैं प्रिंस अल्फाडो आप यहाँ पर। अल्फाडो कहता है क्या तुमको प्रिंस मैं अल्फाडो जैसा दिखता हूँ? और जो वहाँ के जो नाइट वगैरह थी ना, वो कहती हैं मैंने तो सुना है कि उनका दिमाग काफी ठीक नहीं है, तुमको एक जगह पर जाने का ऑर्डर मिला है और तो हमें तुम्हें पकड़ना ही होगा। मजिस्ट्री हमें माफ कर देना। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं एलन की वहाँ पर एंट्री होती है। एलन हमसे पहले ही आ चुकी थी। एलन कहती है अगर तुम प्रिंस को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो एक बार तुम आजमा सकते हो। एलन के पास काफी ज्यादा इविल सोल्स आ गई थी जो कि उन सब पर हमला कर रही थी। हालांकि एक बात मैंने नोटिस की है कि वो उन पर जानलेवा हमला नहीं कर रही थी। सारे लोग नाइट वहाँ से भागने लगते हैं। उसी वक्त हम डिविनिटी पावर को देखते हैं जो कि आसमान से निकलकर आती है, उन सारे सोल्जर्स को पकड़ती है और अब जाके इनको खत्म करती है। अल्फाडो जो होता है वो कहता है ये सचमुच नाइक्रोमैंसी की तरह दिखता है। और हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, कर्नक और उसकी टीम ने जब ये प्लान बनाया था। अल्फाडो कहता है तो क्या तुम नाइक्रोमैंसी का यूज करने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? कर्नक कहता है नाइक्रोमैंसी करने वाले कुछ लोग बाहर आने से डरते हैं जब तक किसी स्ट्रांग दुश्मन से ना लड़ना हो। अक्सर वो खुद को अपेयर नहीं करते, इसलिए हम उनकी शर्तों के साथ दुश्मन को ही क्रिएट करेंगे। हम नाइक्रोमैंसर का इस्तेमाल करेंगे। इसे सुनकर प्रिंस तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन कर्नक कहता है हमें ये उन्हें बताना होगा कि हम नाइक्रोमैंसर के साथ शामिल हुए हैं। नाइक्रोमैंसर एक दूसरे की पावर को चुरा सकते हैं स्ट्रांग बनने के लिए। अल्फाडो कहता है लेकिन हमारे पास कोई भी नाइक्रोमैंसर नहीं है। कर्नक कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ तुम। बस हम नाइक्रोमैंसर की जबरदस्त चीजों का यूज करेंगे और उन्हें धोखा देंगे। बस मैं अपना मैजिक करते जाऊंगा और ये लाइक नाइक्रोमैंसर की तरह लगेगा। बेशक हम उनसे ये झूठ बोलेंगे, लेकिन बेचारे अल्फाडो को क्या पता था कि वो अभी जिसके सामने बैठा है वो खुद एक नाइक्रोमैंसर है। अल्फाडो कहता है मैं देख रहा हूँ कि किंग के ऑर्डर को ऐसी चीज की काफी ज्यादा पता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। कर्नक कहता है हाईनेस क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अल्फाडो कहता है मैं ठीक हूँ। इसके अलावा वो सचमुच नाइक्रोमैंसर जैसा लग रहा था। कर्नक कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ये एक रियल डील होने वाली। अल्फाडो कहता है कि मैंने कुछ देखा था कि एक शख्स रिपोर्ट लेकर यहाँ से भाग चुका है। कर्नक कहता है तो बस अब हमें इंतजार करना होगा कि नाइक्रोमैंसर अब हमारी जाल में फंसने वाले हैं। और हम अल्फाडो के सपोर्टर हेड आउट को देखते हैं, जहाँ पर वो मैसेंजर सेबेस्टियन की यहाँ पर पहुंच चुका था और कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो सचमुच एक नाइक्रोमैंसर ही था। और जो प्रिंस वहाँ पर होता है ना,
वो कहता है प्रिंस लॉर्ड ने नाइक्रोमेंसर के साथ क्या किया, और वो शख्स जो था ना वो बताता है कि उसने नाइक्रोमेंसर का यूज किया और वहाँ के सारे लोगों को खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है और कहता है ये हमारी स्पेशलिटी है, और वो 2 लोगों को साथ में लाया था जिसका पहले का नाम तो नाइक्रोमेंसर काइले, सेकंड का नाम नाइक्रोमेंसर ओल्ट था। और जो प्रिंस था ना वो अपने मन में कहता है ये लोग भारी संबंध तो हैं, मैं इन पर ऐसे ही तो से नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन सेबेस्टियन उन दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल नाइक्रोमेंसर हो या फिर चाहे कुछ और मैं उसकी पावर को अब्सॉर्ब भी कर लूंगा। और हम डे नाइट स्टेज का सीन देखते हैं। सेबेस्टियन उन दोनों नाइक्रोमेंसर से कहता है मेरा कहने का मतलब है कोयले, और ओल्ट से कहता है वो हमारे पास एक प्लानिंग है, अगर वो नाइक्रोमेंसर है तो हमारी वो पावर को निशाना जरूर बनाएगा। तुम दोनों अगर वहाँ पर फंस जाते हो तो मैं छिपकर घात लगाकर उन पर बैठूंगा, और अगर ये कामयाब होता है तो हम आधी आधी पावर को आपस में बांट लेंगे। और वो कहते हैं कि ठीक है, और हम कायले को देखते हैं जो कहता है एक सिक्के नाम पर मैं ऐसे शुरू करता हूँ सोल ऑफ वॉरियर जागो, और वो वॉरियर्स को वहाँ पर अपेयर कर लेता है। और हम देखते हैं कि कर्नक इन सभी को देख रहा था। कर्नक कहता है जैसा कि उम्मीद थी कि उन लोगों ने नाइक्रोमेंसर को यहाँ पर भेजा है तो वो लोग हमें ट्रैक भी कर सकते हैं। अल्फाडो कहता है क्या वो सभी गोस्ट हैं? बीरस कहता है हम मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अभी हो रहा है। कर्नक कहता है तो चलो अपने आर्म्स पहन लो और अपने वेपन्स उठाओ और चलो। कर्नक अल्फाडो से कहता है योर हाइनेस अब हम अकेले ही आके पड़ेंगे, आपको अब यहीं पर रहना होगा, हम उनसे पूछताछ करेंगे और आपको आकर इसका इन्फॉर्मेशन देंगे। अल्फाडो कहता है कि तुम लोगों ने ऐसी चीजें क्यों ली हैं अपने वेपन्स के तरीके से। बीरस ने वो खोदने वाला फावड़ा होता है ना वो लिया होता है, और एलन ने खाना पकाने वाला एक सामान। कर्नक कहता है कि बेवकूफी वाला लग सकता है लेकिन ये कुछ खास है। हम इन गोश्तों को देखते हैं जो आसपास घूम रहे थे, आसपास के घरों के भीतर वो तो ऐसे ही चले जा रहे थे क्योंकि वो सोल थी और वहाँ पर चेक कर रहे थे। हम देखते हैं एलन और बीरस को जो कि छिपे हुए थे। एलन कहती है कि वो आसपास के घरों में जाकर चेक कर रहे हैं। बीरस कहता है मुझे यकीन है कि उन्होंने अभी तक किसी भी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। एलन कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बीरस कहता है ज्यादा कॉप्स तो समझो ज्यादा सर्वेंट। एलन कहती है तो चलो अभी के लिए उन नाइक्रोमेंसर पर ध्यान दो। एक नाइक्रोमेंसर बीरस के पीछे आ जाता है। तभी इसकी खबर ओल्ड और कोयले को लग चुकी थी। कोयले कहता है एक जो स्पेल है वो खत्म हुई है, और वो 2 लोगों को अपने सामने पाते हैं जो कि बीरस और एलन थी। और जो ओल्ड था ना वो कायले से कहता है कायले अब हमें जाने की जरूरत है, और उसकी जो सारे गोश्त थे ना वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। और बीरस और एलन अपनी एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में अपना वही वेपन लिए हुई थी। बीरस उन सोल्स को खत्म करते हुए जा रहा था, और दूसरी तरफ एलन भी कोयले जो होता है वो कहता है आखिरकार उनके पास ऐसी चीजें क्यों है। और कहता है क्या वो किसी तरह का नाइक्रोमेंसर है जो कि हम नहीं जानते। बीरस मन में एलन से कहता है अब हमारी प्लानिंग यहीं से शुरू होती है। एलन कहती है ठीक है, और वो दोनों अपने उन दोनों वेपन्स को बहुत ही तेजी से घुमाने लगते हैं और उन सब पर काफी जोरों से मारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त जो कोयले था ना वो वहाँ पर काफी ज्यादा स्पेल को ही समन करता है जो कि एक पानी की दलदल में से निकल रहे थे और कुछ हाथ बाहर आ रहे थे। लेकिन बीरस जो था वो वहाँ पर नाच रहा था उस पानी के ऊपर, और जो हाथ निकल रहे थे उनको फिर से जमीन में धंसता हुआ जा रहा था। और ये सेम काम एलन भी कर रही थी, और वो दोनों अपने वेपन को आसमान की ओर फेंक देते हैं और दोनों अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेते हैं, और ठीक अपने दोनों स्वॉर्ड को जमीन पर पटकते ही एक एनर्जी निकलती है जिससे वो उसकी सारी स्पेल को ही खत्म कर देती है। बीरस के हाथ में उसका फिर से वही वाला वेपन आ चुका था जो कि वो फावड़ा था। एलन के हाथ में उसका भी वेपन आ चुका था। बीरस कहता है ऐसी चालों से तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। कोयले और से कहता है आखिरकार कौन से मंत्रों का यूज कर रहे हैं, और कोयले तभी अपनी पावर ऑफ फेल का यूज करता है और वो पूरी तरह से एक डीमन में तब्दील हो चुका था। कोयले उन दोनों पर वार करने के लिए आगे जाता है। बीरस और एलन अलग अलग हो जाती हैं। एलन थोड़े साइड से अटैक करती है, लेकिन जो कोयले था वो काफी ज्यादा हंस रहा था और उन लोगों पर वार कर रहा था। लेकिन एलन कहती है तुमने अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है तो सचमुच ये कुछ भी लायक नहीं है। इससे उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो एलन पर वार कर देता है। लेकिन एलन तभी अपनी तवे से उस पर उसकी मतलब की जो पावर आई थी ना अभी उसी पर वार करती है, जिससे वो सारी पावर वो खत्म हो जाती है। कोयले इसे देखकर काफी हैरान था और उसका टीममेट ओल्ट कहता है कि जब भी वो अपनी चीजों को घुमाती है हमारे सारे हमले ब्लॉक हो जाते हैं, और ये काम और किसी का नहीं बल्कि कर्नक का था
जो कि थोड़ी दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था और बीरस और एलन तो बस दिखावा कर रही थी। असली काम तो करना करे हुए जा रहा था अपनी नाइक्रोमेंसर वाली पावर से। इस सीरीज के जो चैप्टर्स हैं ना, जब इसके 25 चैप्टर आए थे तब मैंने इसे एक्सप्लेन करना शुरू किया था, लेकिन एक हफ्ते बाद इसके 2 चैप्टर और आ गए हैं। तो 1 वीक और इंतजार करो, तब जब इसके 2 चैप्टर्स और आ जाएंगे तो 6 से 7 चैप्टर्स जब हो जाएंगे तो एक साथ 1 घंटे का जो वीडियो है वो बन जाएगा। तो तब मैं इसे डाल दूंगा। तब तक के लिए वेट करो और मैं कोई और दूसरी सीरीज कंटिन्यू करूंगा। और अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज है तो मुझे सजेस्ट करो, लेकिन वो सीरीज पहले से एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।